हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। हाजिर हूँ शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट के सेकंड पेपर को लेकर। यानी ये वीडियो पूरी तरह से बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है लर्निंग। यानी लर्निंग, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, लॉस ऑफ लर्निंग, थ्योरीज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी और मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे लर्निंग यानी अधिगम क्या है या फिर सीखना क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवजात शिशु जन्म के समय असहाय अवस्था में रहता है, वह दूसरों पर निर्भर करता है। कालांतर में वही शिशु अनेक चीज़ें सीख जाता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम अर्थात सीखना प्राणियों का एक जन्मजात गुण है। अधिगम क्या है? यानी वो चीज़ जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। यानी नवजात शिशु जब जन्म लेता है वो असहाय अवस्था में रहता है तथा वो दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अनेक प्रकार की चीज़ें सीखता है। तो सीखने की यही प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और यही अधिगम भी कहलाती है। अधिगम एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिफल कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ अनुवांशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने साथ कुछ अनुवांशिक विशेषताएं लेकर आता है, यानी जो वो अपने माँ बाप से पाता है। इन विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करते हुए उसकी समस्त क्रिया और व्यवहार में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। यानी इन समस्त विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो उसे चारों तरफ के फैले वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन करने की शक्ति प्रदान करती है। तो वस्तुतः मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य बालकों के सिखाना और आगे की ओर बढ़ाना होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम ही केंद्र बिंदु होता है। इस प्रक्रिया में और शिक्षा जगत की पूरी व्यवस्था में अधिगम तथा अधिगमकर्ता का बोलबाला रहता है। इस तरह से जो कुछ भी हम शिक्षा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं या फिर करते हैं वो सब अधिगमकर्ता के हित में होता है। प्रकार अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है, उसके लिए यह पहला अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। फिर बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाएगा तो वो अवश्य ही जल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता रहता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों के साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी जाती है। अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रिया जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव का लाभ उठाता है। वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। तो इस प्रकार शिक्षा प्रक्रिया में अधिगम ही केंद्र बिंदु होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षा जगत की पूरी अवस्था में अधिगम और अधिगमकर्ता का ही बोलबाला होता है। सीखना क्या है? एक जन्मजात प्रवृत्ति, यानी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो इस प्रकार हम जो कुछ सीखते हैं वही अधिगम है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर कह रहे हैं कि सीखना क्या है? हमारे व्यवहार में जो प्रोग्रेसिव बिहेवियर होता है उसकी एक प्रोसेस है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया है अधिगम है। तो वुडवर्थ कह रहे हैं कि वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम नए तरह के ज्ञान, नए तरह के रिस्पॉन्स को गेन करते हैं या फिर अर्जित करते हैं। किम्बले के अनुसार पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। किम्बले के अनुसार अधिगम हमारे व्यवहार में आने वाले परमानेंट बिहेवियर से है, यानी जो हमारे स्वभाव में प्राकृतिक परिवर्तन होता है वही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो गिलफोर्ड कह रहे हैं कि व्यवहार के कारण ही जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वही अधिगम है। बैक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। बात करते हैं अधिगम की प्रकृति के बारे में। उपयुक्त परिभाषाओं के अवलोकन, विश्लेषण तथा व्याख्या से स्पष्ट है कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति में निम्न बातें निहित है। पहला, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, यानी अधिगम सक्रिय रूप से, कांस्टेंट रूप से चलती रहती है। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है, यानी व्यक्ति कितना क्रियाशील है, कितना एक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया, जहां व्यक्ति को स्व प्रयास करना पड़ता है। यदि इस प्रकार अधिगम वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का विकास भी होता है तथा वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य भी करता है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। तो अधिगम के द्वारा वातावरण के अनुकूलन करने से व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, यानी परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी है। सहज क्रिया नहीं है। यानी अधिगम क्या? अधिगम के हम रिफ्लेक्स को नहीं देख सकते, यानी जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका रिफ्लेक्स नहीं दिखाई देता। अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक एवं सामाजिक सामंजस्य के लिए भी हो सकता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। यानी अधिगम के द्वारा व्यक्ति अच्छी और बुरी चीजें दोनों सीखता है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की मानवीय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन का नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। यानी अधिगम के द्वारा हम जो नए नए व्यवहार हमें सीखने को मिल रहे हैं, हम वो उन परिवर्तनों, उन व्यवहार को सीखते भी हैं तथा उनके साथ अपने वर्तमान में सामंजस्य भी स्थापित करते हैं तथा जो अनुचित है उन पर प्रतिबंध भी लगाते हैं।
अब बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। योकम, सिम्पसन और मुर्सेल के अनुसार अधिगम की विशेषता निम्नवत हैं। पहला, अधिगम परिवर्तन है, यानी लर्निंग इज चेंज। अधिगम संपूर्ण जीवन चलाता है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, यानी अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ, यानी हम जो सीखते हैं उसके द्वारा हमारा डेवलपमेंट होता है। सीखना अनुकूलन है, यानी हम अपनी सहजता के अनुरूप भी सीख सकते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, यानी सीखना अनुभव का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए प्रकार के हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा अन्य चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी सीखते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज प्रोस्पेसिव। सीखना विवेकपूर्ण है, लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। सीखना सक्रियता है। सीखना व्यक्तित्व व सामाजिक दोनों है, यानी हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तौर पर सीख सकते हैं। अधिगम खोज है, अधिगम वातावरण की उपज है, यानी लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी अधिगम क्या है, हमारे वातावरण में निहित है, यानी जो हम अपने चारों ओर रहकर अपने वातावरण से सीखते हैं वो सभी हमारा अधिगम है। तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी प्रकार की ज्ञान तथा कौशल को अर्जित करने के साथ समाप्त नहीं हो जाती है, कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जो यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो एक परिस्थिति में जो कुछ सीख लिया जाता है उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में भलीभांति काम में लाया जा सकता है। अब बात करते हैं अधिगम की प्रक्रिया के बारे में, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उदय पारिख ने सीखने की वह प्रक्रिया बताया जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार रूपांतरण को ग्रहण करता है, यानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा नए प्रकार के व्यवहार को ट्रांसफॉर्म अपने अंदर करता है, ग्रहण करता है, जो कुछ मात्रा में प्राणी के समान प्रतिदर्श को देर तक कायम रखता है और प्रभावित भी करता है, यानी जो कुछ मात्रा तक व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में कायम भी रहता है और उसके व्यवहार को प्रभावित भी करता है। उदय पारिख के विचार से स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया चरणों में होती है, यानी उदय पारिख के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया चरणों में प्रोसेस में होती है। पहला, परिस्थिति का ज्ञान, प्राणी की प्रतिक्रिया, बाधा दूर करना, सामान्य व्यवहार का रूपांतरण और सीखना। कोई परिस्थिति होती है, प्राणी की प्रतिक्रिया उस परिस्थिति की ओर होती है, फिर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बाधा दूर होती है और नए प्रकार का व्यवहार रूपांतरित होता है और बालक एक नई खोज सीख जाता है। यानी पहले परिस्थिति के बारे में पता लगता है, परिस्थिति मिलती है, परिस्थिति का ज्ञान होता है, उसके पश्चात प्राणी उससे प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करने से बाधाएं दूर हो जाती है, बाधा दूर होने से उसके सामान्य व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार बालक नए प्रकार की सीख का खोज कर लेता है। करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। वर्तमान दौर में अधिगम की परिभाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है। आज का बालक अब कक्षा में निष्क्रिय रूप से बैठकर शिक्षक का भाषण नहीं सुनता, बल्कि बालक नित्य नित्य जीवन नवीन अनुभव करके अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है। यानी आजकल के दौर में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक क्लास में बैठकर ज्ञान नहीं अर्जित करना चाहते, बल्कि क्या है, वो अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से बुक्स से तरह तरह के लेक्चर्स सुन के अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस कारण आधुनिक पाठशाला में रचनात्मक कार्यक्रमों कार्य करके सीखने, उपकरणों के माध्यम से अधिगम करना, योजना बनाकर अधिगम करना, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम करना, खेल द्वारा अधिगम और जीवन के अनुभव करके अधिगम करना आदि सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस कारण ही जब बालक क्लास में बैठकर पढ़ना ही नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, तो इस कारण क्या है कि अपनी पाठशाला को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, फिर कार्य करके सीखना भी कराया जाता है, फिर अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे कि डिजिटल क्लासरूम बनाना या फिर डिजिटल ब्लैक बोर्ड आदि प्रकार के अनेक प्रकार के उपकरणों के द्वारा भी, उनके माध्यम से भी अधिगम कराया जाता है, योजना बनाई जाती है, अधिगम सामाजिक संपर्क से भी अधिगम कराया जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले ये कारक प्रमुख है, जिनमें शारीरिक तत्व, अधिगम की विधि, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य वातावरण, बाह्य प्रेरणा आदि प्रमुख है। विषय सामग्री का स्वरूप। सीखने की प्रक्रिया पर सीखे जाने वाली विषय वस्तु का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। इसी कारण अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की प्रक्रिया को सरलता प्रदान करती है। यानी विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कठिन, उबाऊ और अरुचिकर विषय वस्तु की अपेक्षा सरल, रोचक विषय वस्तु जल्दी बच्चे सीख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु का प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता एवं परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जो छात्र शारीरिक व मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसके विपरीत शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित छात्र सीखने में इसी प्रकार की रुचि नहीं लेते, फलतः वे किसी बात में बहुत देर व कम समय में सीख पाते हैं। तो मन के अस्वस्थ होने पर कुछ भी करने या सीखने में शीघ्र ही थकान और अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो मानसिक स्वास्थ्य सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करते हैं। परिपक्वता। शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने में सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं, अतः वे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करती। यदि छात्रों में परिपक्वता व शारीरिक व मानसिक परिपक्वता में कमी होगी तो सीखने में उनके समय और शक्ति का भी नाश होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिगम पर परिपक्वता का काफी प्रभाव पड़ता है और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी नई विषय सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और शक्ति और समय का भी नाश नहीं होता। इसके विपरीत अपरिपक्व बालक जो होते हैं उनको सीखने में समय और शक्ति का अपव्यय यानी नाश हो जाता है और उन्हें सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। समय और थकान। सीखने के समय सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर जब छात्र विद्यालय आते हैं तो उनमें स्फूर्ति यानी उनमें एनर्जी होती है, अतः उनको सीखने में सुगमता होती है। जैसे जैसे शिक्षण का समय बीतता जाता है वैसे वैसे उनकी एनर्जी में शिथिलता आती जाती है और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं, परिणामतः उनकी सीखने की क्रिया मंद जाती है। तो जैसे हम लोग हैं अपने क्लासरूम में जाते थे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती थी, लेकिन जब लंच हो जाता था 1 या 1:30 बजे तक
तक लंच हो जाता था, तो उसके बाद एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होने लगता था और लगता था कि अब जल्दी से छुट्टी हो जाए और घर चले जाए। तो इस प्रकार क्या होता है कि सुबह में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे शाम होते होते एनर्जी डाउन हो जाती है, तो सीखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि सीखने का समय और थकान भी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। सीखने की इच्छा, यदि छात्रों में किसी चीज़ की सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख लेते हैं। अतः अध्यापक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे छात्रों की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी चीज़ की इच्छा है तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, चाहे कितनी भी बाधा हो, इंसान अपनी दृढ़ शक्ति और इच्छा से वो चीज़ पा भी लेता है और सीख भी लेता है। तो क्या है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति का होना अति आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखे तो वो प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रोत्साहित करे। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। हमें मोटिवेशन डालना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो पढ़ने में कितने अच्छे हैं या फिर उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो इस प्रकार क्या उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और वो और ज़्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जी देश अधिगमकर्ता का जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है तथा वह अपने जीवन में किन लक्ष्यों की प्राप्ति को किस रूप में स्थान देता है, इस बात पर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि और प्रगति निर्भर करती है। अर्थात बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता काफी कुछ निर्भर होती है। जब तक विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होगी वह सीखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा। अधिगम की प्रक्रिया में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए आकांक्षा पर अधिगम बहुत कुछ निर्भर होता है। शिक्षण कला एवं कौशल, अपने विषय का ज्ञाता और उस पर अच्छा अधिकार होने के साथ साथ एक अध्यापक को शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में सफलता हेतु शिक्षण की कला एवं कौशलों में भी पारंगत होना चाहिए। इसके अभाव में विषय की विविधता शिक्षक तक ही सीमित नहीं रह जाती, विद्यार्थी तक प्रेषित तक तथा प्रभावित नहीं हो पाती। इस तरह अधिगम कैसा होगा और शिक्षण में कितनी सफलता मिलेगी, इसका दारोमदार अध्यापक द्वारा प्रयोग शिक्षण कौशलों और शिक्षण कला पर भी कुछ निर्भर करता है। यानी शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। सभी बालक एक सी विधि से नहीं सीख सकते। शिक्षण की विधि जितनी प्रभावशाली और वैज्ञानिक होगी उतनी सीखने के लिए लाभदायक भी सिद्ध होगी। तो करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना, अलग अलग सबका अपना अलग अलग महत्व है। तो अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए कि बालक को यानी अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अध्यापक के आचार, विचार और व्यवहार का बालक पर अधिक प्रभाव पड़ता है तथा बालक उनका अनुकरण करने का प्रयास भी करता है। यानी जो उनके शिक्षक ने कहा है उनको फॉलोज भी करते हैं। अध्यापकों में सिखाने की इच्छा होती है, वही अपने बालकों को सफलतापूर्वक सिखा पाते हैं। इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सिखाने के लिए विविध प्रयास नहीं करते। वे विद्यार्थियों में सिखाने की रुचि और जिज्ञासा भी जागृत नहीं कर सकते। तो अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अंतरक्रिया एवं अंतरक्रिया का स्तर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान आदि भी अधिगम को प्रभावित करने में कारक की भूमिका निभाता है। यानी शिक्षण कला एवं कौशल भी अधिगम को प्रभावित करने का कारक की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारक सामूहिक रूप से बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं। अतः उस संपूर्ण परिस्थिति का होना आवश्यक है जिसमें उपयुक्त सभी कारक उपस्थित हो। कह सकते हैं कि अधिगम पूर्ण अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रिया जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती है। यानी अधिगम। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होने तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन पर्यंत कुछ न कुछ करता रहता है। वह क्रिया करते रहना उसका प्राकृतिक स्वभाव है। फलस्वरूप वह कुछ न कुछ नवीन अनुभव भी प्राप्त करता है जिससे उसका ज्ञान बढ़ता है। इसी ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी समस्या को समाधान करता है, जीवन को आनंदमय बनाता है और जन कल्याणकारी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी होता है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया सतत प्रकार से जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, वो कि अधिगम क्या है, यानी अधिगम से आप क्या समझते हैं तथा अधिगम की प्रकृति के बारे में बताइए तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड इनसाइट थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।